एट द टाइम जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था तो हमारे लेजिस्लेटर्स ने ये सोचा कि हमें यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स में रखना चाहिए या फिर डीपीएसपी में। उस टाइम के सिचुएशन के अकॉर्डिंगली उसको डीपीएसपी आर्टिकल 44 में रखा गया, जिसकी वजह से इंडिया में जितने भी रिलीजन्स एग्जिस्ट करते हैं उन सबके अपने कस्टमरी लॉज हैं और पर्सनल लॉज में वो उन्हीं को ही फॉलो करते हैं। जैसे कि देखा जाए मुस्लिम लॉ में ट्रिपल तलाक था, मेंटेनेंस लॉ अलग है, बट अगर हम देखते हैं हिंदू लॉ में ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे हिंदू लॉ में सप्तपादी इज द कस्टम, मुस्लिम लॉ में नहीं है। हलाला मुस्लिम लॉ में है, हिंदू लॉ में नहीं है। दिस इज बिकॉज इन इंडिया वी हैव वेरियस रिलीजन्स एंड उनके अपने अपने कस्टम्स हैं, तो वो अपने ही कस्टमरी लॉज को फॉलो करते हैं। तो आज की इस वीडियो में जानते हैं अबाउट मेंटेनेंस लॉ इन इंडिया। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता गांधी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय सेंटर अंकिता लॉ सेंटर, जिसमें हम मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू वॉच इट टिल द एंड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए मेंटेनेंस के रिगार्डिंग अगर हम देखते हैं हमारे पास सीआरपीसी सेक्शन 125 है। देखिए 125 सीआरपीसी क्योंकि ये क्रिमिनल लॉ का पार्ट है। आप समझिएगा क्रिमिनल लॉ में हमने सिविल लॉ को क्यों डाला, बिकॉज क्योंकि हमें स्पीडी जस्टिस चाहिए था। सिविल में थोड़ा जस्टिस जो है हमें डिलेड चलता है, क्रिमिनल में फास्ट चलता है कंपैरेटिवली। स्पीडी जस्टिस चाहिए था, हमें प्रोटेक्शन चाहिए था विमेन का फ्रॉम द वेगरेंसी एंड डिजर्शन। इसीलिए ही हमने सीआरपीसी 125 में मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ के प्रोविजंस डाले। अब वो एक रिलीजियस न्यूट्रल लॉ है, वो एक सेकुलर लॉ है। चाहे मुस्लिम महिला वहां पे जाए, चाहे हिंदू महिला, चाहे पारसी, चाहे कोई भी जाए, ऑल विल गेट जस्टिस देयर, सबको वहां पे मेंटेनेंस मिलेगा। बट 125 सीआरपीसी सेज कि ऐसी विमेन जिसका डाइवोर्स हो गया है अंटिल शी इज रीमैरिड, तब तक के लिए उसको मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी में मिल जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन की हो। फ्रेंड्स अगर हम नेक्स्ट चलते हैं हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक ऐसा सेक्शन है जो कि जेंडर न्यूट्रल लॉ है। सीआरपीसी में अभी हमने क्या पढ़ा, मेंटेनेंस टू वाइफ, बट हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24-25 में बोथ हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पार्टीज के पास अथॉरिटी है, पावर है टू गेट द मेंटेनेंस। बट ग्राउंड क्या होगा, ग्राउंड ये होगा कि यदि हिंदू मैरिज एक्ट की कोई प्रोसीडिंग, चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, चाहे वो वॉइड मैरिज, चाहे वो वॉइडेबल मैरिज, कोई भी आपकी प्रोसीडिंग चल रही हो, आप लंबित प्रोसीडिंग्स के दौरान सेक्शन 24 ऑफ सीआरपी हिंदू मैरिज एक्ट में जा सकते हैं एंड क्लेम द मेंटेनेंस। की अगर आपको ऐसा लगता है कोई एक पार्टी वीक है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो सकता है वाइफ कमा रही हो हस्बैंड ना कमा रहा हो, वाइफ ज्यादा कमा रही हो हस्बैंड कम कमा रहा हो और वाइस वर्सा, तो जो भी कम कमा रहा हो और नहीं अपने आप को सस्टेन कर पा रहा है, दे कैन गो टू द कोर्ट और प्रोसीडिंग्स की पेंडेंसी के दौरान सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में अदर पार्टी ऑफ मैरिज से मेंटेनेंस ले सकती है। 25 इज अबाउट द एलिमनी, जब पूरी प्रोसीडिंग्स एक बार हो जाती हैं उसके बाद जो डिसीजन आता है कोर्ट उसके अकॉर्डिंगली कि कौन सी पार्टी का डिफॉल्ट है उसके अकॉर्डिंगली एलिमनी प्रोवाइड करती है, एलिमनी बोलती है, ऑर्डर करती है कि कौन सी पार्टी को किसको पे करना है। कहने का तात्पर्य कंक्लूजन ये है, इन हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 एंड 25 आइदर हस्बैंड और वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस। उसके बाद चलते हैं हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 18 पर। वहां पे ये है, देखिए जब भी आप शादी करते हैं हिंदू लॉ में तो आप 7 फेरे लेते हैं। तो 7 फेरे जब आप लेते हो तो आप ये वचन करते हो, हस्बैंड ये वचन करता है कि मैं मरते दम तक तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे वो फाइनेंशियली इमोशनली कैसे भी हो। तो इसी वजह से सेक्शन 18 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट सेज द मोमेंट वाइफ इज मैरिड टू हस्बैंड, हस्बैंड की लायबिलिटी बन जाती है कि जब तक ये शादी चलेगी तब तक हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा। सो अब इन तीनों में अगर हम देखते हैं सीआरपीसी 125 वो कब एक्शन में आता है, जब डाइवोर्स हो गया एंड टिल द टाइम वाइफ इज नॉट रीमैरिड तब तक। हिंदू मैरिज एक्ट जब तक प्रोसीडिंग्स लंबित हैं तब तक। उसके बाद हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जब तक शादी चल रही है तब तक। उसके बाद हम चलते हैं स्पेशल मैरिज एक्ट में, जब एक रिलीजन का पार्टी और दूसरी रिलीजन का पार्टी आपस में मैरिज करते हैं तब वो एक्ट लगता है और उसका मेंटेनेंस आपको वहां पे मिलता है। देन वी हैव अनदर एक्ट, डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, जब दोनों आपस में पार्टीज एक रिलेशनशिप में हो, डोमेस्टिक रिलेशनशिप मतलब कि शादी, ठीक है, इस टाइप में रिलेशनशिप में हो और उस दौरान एक पार्टी यहाँ पे हस्बैंड या फिर हस्बैंड का रिलेटिव ने
वाइफ के ऊपर अत्याचार किया है, डोमेस्टिक वायलेंस किया है। नाउ दिस डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी फिजिकल, सेक्सुअल, इकोनॉमिकल और कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस, चाहे डाउरी के रिगार्डिंग हो चाहे जैसे भी हो, इन दैट केस सेक्शन 20 ऑफ डीवी एक्ट एक्सप्रेसली सेज कि यहाँ पे कंपनसेशन वाइफ को मिलेगा एंड दिस कंपनसेशन इज इन एडिशन टू द अदर मेंटेनेंस। अब वो मेंटेनेंस कहाँ पे ले रही है, सीआरपीसी में, हिंदू लॉ में, मुस्लिम लॉ में, जहां पे मर्जी ले रही हो। बट इन डीवी एक्ट अगर वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये भी हर रिलीजन पे अप्लाई करता है, चाहे वो मुस्लिम महिला हो, चाहे हिंदू महिला हो, चाहे क्रिश्चियन महिला हो, चाहे पारसी, चाहे ज्यू। तो जो भी महिला हो, अगर डोमेस्टिक वायलेंस उस पर हुआ है और वो डोमेस्टिक वायलेंस किसने किया है, उसके हस्बैंड ने या फिर कोई भी ऐसा रिलेटिव जो उसके साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में था, तो एज पर डीवी एक्ट सेक्शन 20 आपको कंपनसेशन मिलेगा विच विल बी इन द एडिशन टू द अदर मेंटेनेंसेस। लास्टली मूविंग टुवर्ड्स मुस्लिम लॉ। सी मुस्लिम लॉ में अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करते हैं, क्योंकि वो एक कोडिफाइड लॉ नहीं है, तो वो लॉ ये बोलता है कि मेंटेनेंस सिर्फ तब तक मिलेगा जब तक शादी चल रही है, और शादी खत्म, शादी नहीं बोलेंगे हम यहाँ पे, निकाह बोलेंगे, जब तक निकाह चल रहा है। और जब निकाह का तलाक हो गया, जब निकाह खत्म हो गया या विवाह विच्छेद हो गया, उसके बाद एक होता है इद्दत पीरियड। इद्दत पीरियड इज दैट पीरियड जब आपकी मैरिज, निकाह खत्म होता है, तो उसके बाद वाइफ को ये पीरियड फॉलो करना पड़ता है। सिर्फ वाइफ, नॉट द हस्बैंड, प्लीज कंफ्यूजन में यहाँ पे मत आइएगा। ये वो क्यों करती है, टू नो कि क्या वो उसी हस्बैंड से प्रेग्नेंट थी या वो जिससे नेक्स्ट शादी कर रही है उससे प्रेग्नेंट होगी, ठीक है। टू नो वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है अपने लास्ट हस्बैंड से, फर्स्ट। सेकेंडली, क्योंकि देखो शादी टूट गई है, निकाह टूट गया है, तो एक मोर्निंग पीरियड, सैड पीरियड, तो इसके ऑब्जेक्टिव्स है। सो ये बेसिकली जो पीरियड है 3 मंथ्स का पीरियड होता है जनरली, इद्दत पीरियड। सो हेयर जब तक निकाह चल रहा है तब तक मुस्लिम हस्बैंड को, वाइफ को मेंटेन करना है, एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, बस ये 3 महीने, उसके बाद मेंटेन नहीं करना। दैट इज व्हाट मुस्लिम पर्सनल लॉ सेज। बट इन 1985 एक केस आता है, शाह बानू केस। शाह बानू केस 1985-86 में ही आता है, जो ये बोलता है कि आप जो मुस्लिम महिला है, शी कैन गो टू सीआरपीसी एज वेल, क्योंकि सीआरपीसी सेकुलर लॉ, तो वहां पे जाके वो मेंटेनेंस ले सकती है। और जब वो वहां पे मेंटेनेंस लेगी, सो जो वहां पे मेंटेनेंस मिलता है दैट इज फॉर द फुल लाइफ, जब तक वो दोबारा रीमैरी नहीं होती। तो यहाँ पे मुस्लिम लॉ और यहाँ पे आपका सीआरपीसी 125 में क्लैश आ गया। मुस्लिम लॉ बोलता है सिर्फ और सिर्फ इद्दत पीरियड, और यहाँ पे शाह बानू ने बोल दिया कि आप सीआरपीसी में भी जा सकते हैं और वहां पे तो आपको इद्दत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस मिल जाएगा। सो पार्लियामेंट में हड़गम टाइप मच जाता है कि हमें हमारे कस्टम से वो हो गए हम लोग, है ना, कस्टम्स हमने चेंज कर दिए अपने। इसीलिए फिर एक 1986 में लॉ आता है प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन, ठीक है, उनके राइट्स का प्रोटेक्शन ऑन डाइवोर्स, जहां पे ये हेल्ड हुआ सेक्शन 3(1)A में बोला कि मेंटेनेंस जो पे करना है, जो मेंटेनेंस पे करना है वो पे करना है विद इन इद्दत पीरियड ओनली, विद इन इद्दत पीरियड, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि इद्दत पीरियड के विद इन पे करना है। बट उसके बाद डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 का केस, 5 जज बेंच का केस, जस्टिस चंद्रचूड़ जी द्वारा डिलीवर्ड है। उसमें ये बोला गया, उसको इंटरप्रेट किया गया, क्योंकि इसकी संवैधानिकता यहाँ पे क्वेश्चन हुई थी। देखिए, अगर हिंदू लॉ में ये है कि टिल रीमैरिड तब तक, और मुस्लिम लॉ में ऐसे ना करे, तो ये तो आर्टिकल 14 का साफ साफ उल्लंघन हो गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे लॉ को प्रोटेक्ट करते हुए पर्पसिव इंटरप्रिटेशन एंड हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, द टूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन यूज करते हुए बोला कि विद इन द इद्दत पीरियड का मतलब ये है मेंटेनेंस तो आपको फुल लाइफ तक का देना जब तक रीमैरिड नहीं हो जाती, बट देना उस ड्यूरेशन में है जो कि इद्दत पीरियड का है। तो यहाँ पे विद इन द इद्दत पीरियड के लिए क्या है, जो इंटरप्रिटेशन है वो चेंज कर दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेंटेनेंस लॉ इन इंडिया समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो ऐसी ही वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।